कोजेनरेशन हमारा, जिसको हम CHP भी कहते हैं, इसमें हीट भी है, पावर भी है। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा। पहला क्वेश्चन ये बनेगा इसमें, अगर बनता है तो, जो मुझे लगता है, तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोनों को जब हम एक साथ, दोनों का अलग अलग नहीं, दोनों को एक साथ एक ही जगह, एक ही प्लांट में, एक ही इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं या उत्पादन करते हैं, तो उसे कहते हैं कोजेनरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ लिया कि एग्जाम्पल बताओ, इनमें से कौन सा उदाहरण है कोजेनरेशन का, तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल हमको लगता है जो, वो है बेटा, कोई भी जो थर्मल पावर प्लांट है ना, थर्मल पावर प्लांट, वो क्या करता है? सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं? देखो, थर्मल पावर प्लांट में हम सबसे पहले उष्मा प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उसी हीट से हम क्या करते हैं? फिर भाप बनाते हैं और उस भाप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त करते हैं। यही तो करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? CHP का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जैसे गैस टरबाइन है या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे थर्मल एनर्जी भी क्रिएट हो रही है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट हो रही है, तो वो हो जाएगा सह उत्पादन के श्रेणी में। अब क्वेश्चन पूछा कि सह उत्पादन यानी कोजेनरेशन प्लांट है, तो उसमें क्या होगा? ऐसा क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका पहला रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? आप बताओगे कि सर एफिशिएंसी, यानी कि जो हमारा प्लांट है उसकी दक्षता बढ़ जाएगी सर, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? देखो, अब मान लो दो अलग अलग इंडस्ट्री है। एक इंडस्ट्री है जिससे सिर्फ हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? हीट प्राप्त कर रहे हैं, और एक अलग इंडस्ट्री है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त कर रही है किसी भी तरह से। तो दोनों की अलग अलग क्या है? दोनों में अलग अलग प्रकार का इनपुट देना पड़ रहा है। यानी कि इस हीट को जब हम तापीय ऊर्जा प्राप्त करेंगे, यानी इस वाले की हम बात कर रहे हैं, इससे जब हम तापीय ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो ये वाला हीट तो हमारे, एक बार तापीय ऊर्जा प्राप्त कर लिया, हीट प्राप्त कर लिया, बट उस हीट का क्या दोबारा क्या, वो हीट तो यूज हो गई ना, लेकिन अभी भी उस हीट में टेम्परेचर है, यानी वो हीट को दोबारा यूज किया जा सकता है। तो उसी हीट से अगर हम थोड़ा सा एनहेंस करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या हमारी एफिशिएंसी नहीं बढ़ जाएगी? सर बिल्कुल बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होती है। ठीक है, क्लियर है? बहुत सारे इसके लाभ हैं, जैसे कि फ्यूल की बचत करते हो, ईंधन की बचत करते हो, जहां आप अलग अलग, इसके लिए अलग ईंधन का इस्तेमाल करते और इसके लिए अलग ईंधन का इस्तेमाल करते, तो आप एक साथ कर लिया, एक ही साथ आपने बचत कर लिया। जैसे कोयले की बचत कर लिया, चाहे तेल का या गैस का, जिससे द्वारा आप चल। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गई ना बेटा। आप हीट का प्लांट अलग लगाए हो, पावर का प्लांट अलग लगाए हो, इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अब आपने दोनों को मर्ज कर दिया। जब मर्ज कर दिया तो जो ओवरऑल हमारा जो कॉस्ट है, ओवरऑल जो हमारा लागत है, वो क्या हो गया? काफी कम हो जाएगी। तो कोई भी चीज अगर जनरेट हो रही है, उसका एडवांटेज आप जनरेशन में ये चीजें बोल सकते हैं। तो हमें लगता है कि पहला क्वेश्चन जो है यहाँ से ये पूछ सकता है। ठीक है, अब पूछ सकता है और क्या? अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इस्तेमाल आपको पता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, जहां जहां हीट की बात होगी, जहां जहां टेम्परेचर की बात होगी और जहां इलेक्ट्रिकल पावर की बात होगी। ठीक है, ठीक है, मैं सिलेबस देख लूं, सिलेबस में क्या मेंशन है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन एक और बन सकता है, जो मुझे लगता है, ठीक है,
वो ये दिया है कि जो कोजेनरेशन है हमारा, यानी जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो कितने प्रकार की है, यानी कितने टाइप की है। ठीक है, तो ये जनरली हम लोग, हाँ, उससे पहले एक और टॉपिक आता है कंपोनेंट्स। टाइप से पहले हम पढ़ेंगे क्या, कंपोनेंट्स, यानी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कोजेनरेशन। कंपोनेंट्स ऑफ कोजेनरेशन, ठीक है बेटा। तो देखो, अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी भी प्राप्त करनी है और हीट भी प्राप्त करना है, तो जो जो कंपोनेंट लगता है किसी पावर प्लांट में, किसी हीट प्लांट में, अपना अपना म्यूट कर यार, प्लीज म्यूट कर यार। चलो देखो, कंपोनेंट्स क्या क्या है बेटा, हीट है और पावर है, ठीक है। अब देखो हीट मतलब क्या है कि आपको हीट प्रोड्यूस करना है तो आपको बॉयलर चाहिए, आपको प्राइम मूवर चाहिए, ठीक है। यानी कि किसी भी पावर प्लांट में, सिंपल सी बात है, किसी भी थर्मल पावर प्लांट में जो जो कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, थर्मल पावर प्लांट में जो जो कंपोनेंट हो सकते हैं, वही कंपोनेंट्स किसके हो जाएंगे, कोजेनरेशन के। मैं बोल देता हूँ, जैसे प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या है बेटा, एक कंपोनेंट है। प्राइम मूवर का इस्तेमाल करते हैं ना जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी। प्राइम मूवर, प्राइम मूवर बेटा कुछ नहीं है, मतलब जिससे हम रोटेशन करा रहे हैं, जिसके द्वारा हम मूव करा रहे हैं अपने टरबाइन को, या अपने टरबाइन के द्वारा अपने जनरेटर को, दैट इज द प्राइम मूवर, ठीक है। फिर हमारा है फ्यूल है, तो फ्यूल सिस्टम होगा, क्योंकि हमको फ्यूल देना ही देना है, चाहे कोयला दे रहे हो, चाहे गैस दे रहे हो, चाहे तेल दे रहे हो। जनरेटर है, देना ही देना है, ठीक है, जनरेटर ये है। कूलिंग सिस्टम है, बोल देता हूँ, कूलिंग सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, कंबशन सिस्टम है। तो बुक में दिया हुआ है कि क्वेश्चन अगर इससे आ गया कि कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो जो भी थर्मल पावर प्लांट है, कोई भी गैस पावर प्लांट है, डीजल पावर प्लांट है, कोई भी ऐसा प्लांट है जहाँ पे उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का उत्पादन हो रहा है, तो उन चीजों को आप इसमें एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। जैसे हीट रिकवरी सिस्टम भी इसमें डाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन है, मैंने पूछा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लास्ट लेक्चर से रिलेटेड था, कि हीट वेस्ट को, यानी जो हीट है, हीट वेस्ट को रिकवरी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू रिकवर द वेस्ट हीट, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संयंत्र है जिसके द्वारा अपशिष्ट उष्मा की पुनः प्राप्ति की जाती है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संयंत्र है जिसके द्वारा अपशिष्ट उष्मा की प्राप्ति की जाती है, वेस्ट हीट को प्राप्त किया जाता है। तो बताओ क्या इसका आंसर हो सकता है। रिक्यूपरेटर। रिक्यूपरेटर लास्ट टाइम बताई भी थी तुम, तो इसको याद कर लो बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, उसे कहते हैं रिक्यूपरेटर। रिक्यूपरेटर, अब यही सब आपको नोट करना है बेटा अपनी कॉपी में, ठीक है ना, क्योंकि ये ढूंढ ढूंढ के खोजते चले जाओगे, घंटे भर लग जाएंगे, मिलेगा। हिंदी में कहते हैं पुनरावर्तक, पुनरावर्तक, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, पुनरावर्तक, रेक्यूपरेटर। तो ये होता है वेस्ट हीट को रिकवर करने के लिए, ठीक है। दो क्वेश्चन आज हमने देखा। एक क्वेश्चन ये मान लो बन गया कि वेस्ट हीट को कितने पार्ट में, यानी कितने क्लासिफिकेशन में डिवाइड, किस क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। वेस्ट हीट जो मिलती है, ठीक है, जिसको हम, फॉर्मूला क्या है क्वांटिटी ऑफ हीट का निकालने का, बताओ। V रो Cp
डेल्टा टी ये वेस्ट हीट को प्राप्त करने का फॉर्मूला है। ये पूछ सकता है एग्जाम में, पूछ सकता है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान लो कुछ घुमा करके दे दिया, आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे क्यू क्या है, जो गैस मिल रही है उसकी मात्रा है, क्वांटिटी है। क्यू इज फॉर क्वांटिटी, क्वांटिटी। वी क्या है, जो गैस का फ्लो हो रहा है, जो प्रवाह हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, उसका प्रवाह है, यानी वेलोसिटी कह लो या प्रवाह कह लो। रो क्या है, गैस का घनत्व है। सीपी क्या है, गैस की विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है, ताप का अंतर है। तो ये याद रहेगा। अब ये जो क्वांटिटी हीट की मिलती है, ये क्वेश्चन बन गया एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अपशिष्ट ऊष्मा को जो क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, कितने प्रकार से। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अपशिष्ट ऊष्मा है उसको 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला है हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट, दूसरा मीडियम टेम्परेचर, और तीसरा है लो टेम्परेचर। अब आपको क्या इसमें याद रखना है बेटा, कि जनरली इसके एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। हाई टेम्परेचर का रेंज मैंने बताया था 650 से लेकर के 1798 डिग्री सेल्सियस। मीडियम का 230 से लेकर के कुछ ऐसे था 650 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 230 तक था लो टेम्परेचर, मैंने बता दिया। उसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा कि जैसे अगर कोई माइनिंग इंडस्ट्री है, कोई कोल की इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, जैसे कि धातु का रिफाइनिंग कर रहे हैं, जैसे निकल का, आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का। तो पूछ लिया एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो, ऐसे पूछ लिया, एक धातु शोधन संयंत्र, एक धातु शोधन संयंत्र से प्राप्त अवशिष्ट ऊष्मा को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाएगा, हाई में, मीडियम में, लो में, या इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी धातु हैं, जितने भी मेटल्स, मेटल की रिफाइनिंग जो होती है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनेगा। तो जो भी लिस्टिंग की हुई है आपके बुक में, हाई का, मीडियम का और लो टेम्परेचर का, ठीक है, उसको एक बार आप जरूर देख लें, ठीक है। फिर जैसे पूछ लिया कि कोई आपका वेल्डिंग मशीन है, चलो क्वेश्चन आ गया, कोई वेल्डिंग मशीन है। अब वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग कर लिया, लेकिन वेल्डिंग करने के बाद हुआ क्या, वेल्डिंग तो वो जमान वहां पे वो जोड़ना था ज्वाइंट, वो ज्वाइंट जुड़ गया, लेकिन जो हीट क्रिएट हुई ना वहां पे, वो हीट दोबारा यूज तो हो नहीं पाई। तो उस हीट को हम दोबारा यूज अगर करना चाहें, वेस्ट हीट को, तो वेल्डिंग में तो उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, हाई में, मीडियम में, या लो हीट में। आप कहोगे सर वेल्डिंग जो होता है तो मुश्किल से 60, 70, 80 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो उसको हम लो, वेल्डिंग मशीन जो हमारा है वो लो टेम्परेचर वेस्ट हीट का एग्जाम्पल है, वेल्डिंग मशीन, ठीक है। जो एयर कंप्रेशर है, जो पंप्स हैं, मैकेनिकल के जो पंप्स हैं, ठीक है, वो सब क्या है, वो सब लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करने वाले। तो आई होप ये क्लियर लग रहा होगा आपको कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे है, ठीक है। अगर कहीं किसी को डाउट है, कोई दिक्कत है, तो वो पूछ सकता है।